नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है तीसरी कसम के शिल्पकार। बच्चों इसका पार्ट 1 मैंने कल ही बनाकर पोस्ट किया है। अगर आज आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 का, वो जरूर देखिए। क्योंकि उसमें जो पाठ का पाठ प्रवेश है, शैलेंद्र कौन है, प्रहलाद कौन है और आपके फणीश्वर नाथ रेणु कौन है और कैसे इनका राज कपूर के साथ संबंध है और किस प्रकार से कौन किस पिक्चर कहाँ से लिया गया है, ये सारी बातों का विवरण मैंने पार्ट 1 में किया है। बच्चों आज मैं इस पूरे पाठ को कंप्लीट करने वाली हूँ और पूरे पाठ के सारे टॉपिक जो इस पाठ के अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई के अंदर, जैसे मुहावरे है और समास है, ये पूरे टॉपिक भी मैं यहाँ पर कवर करूंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बच्चों में पेशेंस बहुत कम होता है, वो वीडियो ढूंढते समय सोचते हैं कि जो वीडियो 10 मिनट में खत्म हो जाए मैं केवल वही वीडियो देखूं। लेकिन उम्मीद है कि जो आप अगर आप पूरा पाठ को एक अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और बोर्ड के लेवल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कोई तो बच्चा होगा जो कि पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। संगम के अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहरा आत्मविश्वास भर दिया। बच्चों जो थोड़े बहुत भी हम अगर सफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भर जाता है। तो वैसे ही संगम की अद्भुत सफलता, वो तो एकदम अद्भुत सफलता थी संगम पिक्चर की, जिसके कारण राज कपूर के अंदर एक आत्मविश्वास भर गया और उन्होंने क्या किया, एक साथ ही 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। कौन कौन सी पिक्चर थी ये? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम, इन चारों पिक्चर। लेकिन जिस समय उन्होंने ये पिक्चरों को साइन किया, उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि 1965 में ही राज कपूर ने मेरा नाम जोकर जो निर्माण आरंभ किया, तब उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि केवल इस पिक्चर को एक का एक भाग बनाने में उनको 6 वर्षों का समय लग जाएगा। संगम, मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम, ये सारी पिक्चर उस समय उन्होंने क्या किया था, साइन किया था। आवारा हूँ आवारा हूँ। आप यहाँ पर एक वीडियो क्लिप में और उनके एक्टिंग को आप देख सकते हो। राज कपूर को सभी जानते होंगे आप लोग। बच्चों इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई। बहुत सारी पिक्चर जो राज कपूर ने प्रदर्शित की, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। मतलब सबसे सुंदर अभिनय किया उन्होंने इस पिक्चर के अंदर। उन्होंने तो सारे पिक्चरें अच्छे किए थे, लेकिन जो भूमिका थी ना, सबसे जो सर्वोत्कृष्ट बोल रहे थे, सबसे उत्तम भूमिका जो किए थे उन्होंने, वो किसमें की थी? तीसरी कसम में। यही नहीं, तीसरी कसम फिल्म ने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। सेल्यूलाइट किसे बोला जाता है? ये जो पिक्चर की रील यहाँ पर देखिए बच्चों, दिख रही है, यहाँ पर मैंने फोटो लगाया है इसका। इस रील को क्या कहते हैं? सेल्यूलाइट। ठीक है, तो इस पे ही पूरी पिक्चर की कहानी, लेखक का क्या मानना है कि पूरी जो अत्यंत मार्मिक कृति थी, साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति थी, वो उन्होंने इस सेल्यूलाइट पर क्या की थी? उतार दी थी। मतलब वो उनको शब्द दे दिए थे, इस तरीके से कविता लिखी गई थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। शैलेंद्र ऐसा नहीं था, वो फिल्म ने, ये फिल्म में संगीत दिया करते थे, गीत गाया करते थे, गीतकार थे फिल्म के लिए। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में एक ही फिल्म बनाई। कौन सी? तीसरी कसम। पहली और इनकी अंतिम फिल्म थी तीसरी कसम। गाने तो उन्होंने बहुत सारे पिक्चरों में गाया था और उसी पिक्चर को उनको क्या मिला? बच्चों ये आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि ये मूवी को रिलीज करने में कितनी कठिनाइयां आई थी, लेकिन फिर भी इसकी जो भावना थी इस पिक्चर की, उसके ऊपर इस पिक्चर का जो सामाजिक उद्देश्य था इस मूवी को बनाने के पीछे, इसके कारण इस पिक्चर को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा भी इस पिक्चर को सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में
भी यह फ़िल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता मतलब होता है बच्चों कला से भरपूर, कला से निपुण, पूरी लंबी-चौड़ी तारीफ़ें हुई। बच्चों देखो ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे मार्क किया है व्हाइट से, ये सब ध्यान रखिएगा लंबी-चौड़ी यहाँ पर क्या है आपका समास में आता है, तो ये ध्यान में रखिए लंबी-चौड़ी और कवि हृदय ये सब समास के वर्ड है, तो आप यहाँ पर नोट डाउन अपने नोटबुक में ज़रूर कीजिएगा। इसमें शैलेंद्र की संवेदना पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। इसमें क्या है शैलेंद्र की जो संवेदना है, जो फीलिंग है, जो उनकी भावनाएँ हैं, इस पिक्चर में उन्होंने पूरी की पूरी उतार दी है। जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था और कवि का हृदय क्या होता है? सच्चा होता है। क्योंकि वो बिना बोलते हैं ना कि कवि अगर कोई भी कवि कविता भी लिखते हैं, तो उस प्रकृति से अगर प्रकृति से संबंधित वो कविता लिखते हैं, तो बनावटी नहीं लिख सकते हैं। जब वो उसकी भावनाओं के अंदर वो डूबते हैं, उसके साथ उनका प्रेम होता है। जैसे महादेवी वर्मा के बारे में हम लोग बहुत सारे आप लोगों ने बच्चों आप लोगों ने चैप्टर पढ़े होंगे, पशु-पक्षियों से रिलेटेड। तो वास्तविक रूप में उनका उन पशु-पक्षियों से उतना लगाव था, तभी वो उनके काव्य में वो झलकता था। वैसे ही सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति से उतना लगाव था, तो उनकी सारी कविताएँ प्रकृति को ही संबोधित करके लिखी गई थी। तो वैसे ही जो प्रेमचंद थे और ये शैलेंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु, ये सब इनका भी हृदय क्या था, बहुत ही सच्चा था और ये समाज को फ़ोकस करके क्या करते थे, ये रचना करते थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए थे। राज कपूर तो ऐसे ही एक्टर बहुत ही अच्छे थे, ठीक है? लेकिन उनकी जो एक्टिंग थी, उनकी जो शब्द, उनकी भावनाएँ जो थी, उसको शब्द देने का काम कौन किया था? शैलेंद्र ने। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी अनन्य मतलब होता है उनके जैसा दूसरा कोई नहीं अन्य न अन्य इसका क्या हो जाएगा बच्चों अलग करोगे तो इसको मार्क कर लीजिएगा न अन्य उसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं सहयोगी की इस फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया था ठीक है बिना किसी परिश्रमिक मतलब बिना किसी पैसे के लालच कोई लालच नहीं थी राज कपूर को और अपने सहयोगी कौन शैलेंद्र मित्र थे उनके उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी मतलब पूरी तन्मयता पूरी लगन के साथ उन्होंने क्या किया था काम किया था शैलेंद्र ने लिखा था कि वह राज कपूर के पास जब तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक से काम करना स्वीकार कर लिया और परंतु तुरंत गंभीरता पूर्वक क्या बोले मेरा पूरा पारिश्रमिक आपको एडवांस देना होगा ऐसा राज कपूर ने उनके सामने कहा शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी क्यों नहीं उम्मीद थी बच्चे क्योंकि बहुत ही आपस में उनकी दोस्ती थी घनिष्ठ मित्रता थी उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी राज कपूर जिंदगी भर के दोस्ती का ये बदला देंगे ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था शैलेंद्र का चेहरा बिल्कुल मुरझा हुआ था उनका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर मुस्कुराते हुए कहे निकालो मेरा 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक पूरा एडवांस राज कपूर की मस्ती से परिचित थे शैलेंद्र लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े बड़े व्यवसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं चक्कर खाना भी मुहावरा है बच्चों मार्क कर लीजिए ठीक है तो चक्कर खा जाके तो उनका भी दिमाग घूम गया कि उन्हें नहीं था कि ये बिजनेस की बातें जहां चल रही है वहां पर भी राज कपूर ऐसी मस्ती कर सकते हैं लगाया है शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे मतलब योग्य नहीं थे ये अपोजिट योग्य का अपोजिट अयोग्य है अयोग्य थे अयोग्य किस लिए क्योंकि जो कोई बिजनेस करने के लिए केवल दिल से काम नहीं होता है कवि कवि तो बहुत ही अच्छे थे शैलेंद्र लेकिन फिल्म निर्माता के रूप में वो उतने योग्य नहीं थे राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से भी आगाह कर दिया था बच्चों जो सच्चा मित्र वही होता है सच्चा मित्र ये नहीं सोचता है कि मित्र के सामने हम केवल तारीफ करें सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी सच्चाई को जो आप जैसे हो आपके सामने आपको बता दे मुख पे आके कोई मीठा शब्द कह रहा है तो वो आपके लिए हितैषी है बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना चाहिए मित्र वही अच्छा होता है जो आपके सामने आपकी सच्चाई आपको उजागर कर सके तो उन्होंने इस फिल्म को लेकर आगाह कर दिया था राज कपूर ने आगाह कर दिया था शैलेंद्र को कि ये सारी संभावनाएं है इस फिल्म से ये खतरे
इस फ़िल्म की असफलता के खतरों से उन्होंने आगाह कर दिया, मतलब उनको बता दिया। पर वो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे, वो केवल हृदय से सोचते थे। जिसे अपार संपत्ति और यश की इतनी कामना भी नहीं थी, उनकी थोड़ी भी कामना नहीं थी। वो केवल आत्म संतुष्टि की, सुख की अभिलाषा थी। उनको अपनी आत्मा की संतुष्टि की अभिलाषा थी। बच्चों, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, हम करते तो हैं लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिलता है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं, सभी के अंदर होते हैं बच्चों। सभी के अंदर ऐसा कुछ कार्य ऐसा होता है जो कि हमें उस कार्य को करने से हमें संतुष्टि मिलती है। उसे हम फ्री में भी कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो वैसे ही जो शैलेंद्र थे, उनकी भावना इतनी अच्छी थी, भावुक कवि थे, वो अपनी आत्म संतुष्टि की अभिलाषा की थी उनके अंदर। अभिलाषा अर्थात होता है इच्छा। इसके कारण उन्होंने क्या किया, ये पिक्चर को राज कपूर के समझाने के बावजूद भी वो माने नहीं और फिल्म को रिलीज किया। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बहुमुश्किल वितरक मिले। वितरक मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटर। फिल्म जब बन गई, अभी डिस्ट्रीब्यूटर कब मिलेंगे? जब आपका फिल्म रिलीज होगा, रिलीज होने के टाइम पे आप कुछ एड चलाएंगे, लोगों तक बात पहुंचेगी, कुछ मतलब कि कोई लगेगा कि उसको बॉक्स ऑफ वितरक डिस्ट्रीब्यूटर खरीदते हैं उसको। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी नहीं चाहेगा ना कि मेरा शो खाली जाए। इसके कारण उसको बहुत ही, उस पिक्चर को बहुत ही कम मुश्किल से वितरक मिले, बहुत ही परेशानी हुई। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे। कभी-कभी देखो बच्चों, बहुत नामी एक्टर रहते हैं, तो पिक्चर ऐसे भी हिट हो जाती है, चल जाती है, मतलब चल जाती है उनके नाम पे। लोग जैसे किसी को शाहरुख खान से भैया प्रेम है, किसी को ऐश्वर्या राय से है, अच्छे लगते हैं उनको, तो वो उनकी कोई भी पिक्चर रहने दो, वो जरूर जाते हैं देखने के लिए। तो उस समय ऐसे ही नामजद सितारे थे राज कपूर और वहीदा रहमान। जैसे आपके एक जमाने में आपकी माधुरी दीक्षित रही होगी, उस तरीके से वो थी वहां पर वहीदा रहमान और राज कपूर, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी। और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर जितनी भी क्योंकि कौन था, पिक्चर के निर्माता कौन थे? शैलेंद्र। शैलेंद्र स्वयं क्या थे? एक गीतकार थे। तो इस पिक्चर के अंदर जितने भी गीत भरे हुए, संगीत कौन दिया था? शंकर जयकिशन ने। तो इतने सब जो लोग थे इसमें काम करने वाले, सब पहुंचे हुए लोग थे। बावजूद सारे गाने हिट होने के बावजूद भी इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले के गणित जानने वाले की समझ से परे था। जो लोग इधर का उधर हेर-फेर करते रहते हैं, उनकी गणित बिल्कुल समझ के बाहर थी कोई ये पिक्चर, ठीक है? उसमें रची-बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। जो करुणा और जो भाव उसमें प्रकट किया गया था उस पिक्चर में, वो किसी बस की बात नहीं थी कि जो नॉर्मल कोई समझ सके उस चीज़ को। इसलिए बमुश्किल मतलब होता है बड़ी मुश्किल से तीसरी कसम रिलीज़ हुई और इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। अभी देखिए, कोई भी मूवी अगर होती है तो आपके कपिल शर्मा शो में भी आते हैं लोग उसके बताने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। ठीक है, कहाँ-कहाँ नहीं प्रमोशन किया जाता है। तो फ़िल्म रिलीज़ जब होती है तो बहुत सा प्रमोशन में भी बहुत खर्चा किया जाता है। लेकिन उस समय उस तीसरी किस्म फ़िल्म रिलीज़ हुई, इसका कोई प्रचार भी नहीं हुआ। फ़िल्म कब आई और कब चली गई किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। हर एक फ्राइडे को नई फ़िल्म रिलीज़ होती है और पहले से लेकर अभी तक, जब से ये बना है नियम, तब से लेकर आज तक भी हर एक फ्राइडे को एक नई पिक्चर रिलीज होती है और सभी को उम्मीद रहता है कि इस बार कौन-सी पिक्चर आने वाली है। बच्चों, ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फ़िल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों के से नावाकिफ़ थे। वाकिफ़ मतलब होता है जानना, नावाकिफ़ मतलब नहीं जानना। मतलब ऐसा नहीं था कि वो शैलेंद्र जानते नहीं थे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में चलता क्या है। सब कुछ जानने के बावजूद भी, परंतु वो इस चीज में उलझकर अपनी आदमियत अर्थात इंसानियत को नहीं खो सकते थे। बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन कोई अपनी इंसानियत को खोने के लिए वो तैयार नहीं थे, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। श्री 420 एक पिक्चर है, ठीक है? राज कपूर जी का ही है। एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इस पिक्चर में एक अंतरे की एक पंक्ति में रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। यहाँ पर एक पिक्चर में इस गाने के अंदर एक लाइन आती है, पंक्ति आती है कि रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की कि जो हमारे दर्शक हैं वो चार दिशाओं के बारे में जानते हैं, वो दसों दिशाओं के बारे में नहीं जानते हैं। आप 10 दिशाओं की जगह पर चार दिशाओं का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन शैलेंद्र भावुक कवि थे, उन्होंने कहा कि हमें दर्शक के रुचि के अनुसार नहीं चलना चाहिए, दर्शक की रुचि को परिष्कार करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो चाहते हैं हमें वही दिखाना चाहिए। वो नहीं माने और चार दिशाओं की जगह ये गाने में 10 दिशाएं ही है। मैं एक क्लिप डालूंगी यहाँ पर वीडियो का, गाने का, आप उसे जरूर सुनिए और उस गाने को भी सुनिए वहां। लेकिन कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें। मतलब उपभोक्ता मतलब होते हैं जो कंज्यूमर्स, जो हम मूवीज देख रहे हैं उनकी बात की जा रही है। उनकी रुचि मतलब इंटरेस्ट। देखो बच्चों, आप लोग को ध्यान होगा तो पहले सब पारिवारिक के झगड़े, बहू तीन बहुरानियां, इस तरीके के ही चलते थे पिक्चर्स। मतलब अपने घर की फैमिली के, और उसी को ही बहुत प्रताड़ना के रूप में दिखा के और मुश्किल किया दिखाया जाता था। लोगों की जो भावना थी उनसे समझ लीजिए उन्हीं पर और चोट दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं शैलेंद्र कि उपभोक्ताओं की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें और उनका जो यकीन था वो गलत नहीं था। यही नहीं, वो बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्यों को कभी नहीं अपनाया। जो भी झूठे चीजें थी उन्हें कभी भी उन्होंने अपनाया भी नहीं और उन्हें बढ़ावा भी नहीं दिया। उनके गीत जो थे भाव प्रवण थे, मतलब पूरे भाव से भरपूर थे, दुरूह नहीं थे। ठीक है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये इस तरह का गीत कौन लिख सकता था? केवल शैलेंद्र लिख सकते थे। बच्चों ये लाइन मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आशय स्पष्ट करने के लिए आता है। जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी जो पहनी है वो रूस का है, फिर भी दिल क्या है? हिंदुस्तान का है। यह गीत केवल शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, मतलब इस गीत के अंदर कितनी ही गहराई है। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म की के द्वारा भी साबित किया। ये देखिए बच्चों, ये मेरा नाम जोकर पिक्चर का है और किस तरीके से राज कपूर ने अपना अभिनय किया है, आप देख सकते हैं। उनका अभिनय, इतना सुंदर अभिनय आपने देखा नहीं होगा। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन कौन है भाई बच्चों? कौन है हीरामन? कौन है? इस जो तीसरी कसम का मुख्य पात्र है, जो राज कपूर ने उनका अभिनय किया है। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका, जबकि राज कपूर के अंदर उस समय कितना आत्मसम्मान बढ़ चुका था। उस समय उन्होंने 4-4 फिल्में साइन की थी। संगम के अद्भुत हिट होने के बाद, पहले ही लाइन जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि हिट होने के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ चुका था। तो वो ऐसे नहीं, अब यहाँ पर उन्होंने एक बुच्च गाड़ीवान का रोल किया है, जो टांगे चलाते हैं उनका रोल किया है, और ऐसा अभिनय किया है कि राज कपूर जो है वो सचमुच लग रहे हैं कि वो राज कपूर ना होके हीरामन है। मतलब हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका, हीरामन राज कपूर पर हावी हो गया था। इस तरीके का उन्होंने अभिनय किया है। और छींट की सस्ती साड़ी में, मतलब नॉर्मल सी साड़ी पहनी है यहाँ पर वहीदा रहमान। में लिप्टी हीराबाई, हीराबाई का रोल कौन किसने प्ले किया है? वहीदा रहमान ने। कि प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था, कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती हो ना आप?
मतलब इस तरीके से छोटी-छोटी बातों का पूछा है और तब हीराबाई क्या करती जुबान से नहीं केवल आँखों से बोलती है और ये दृश्य जो था वो बहुत ही दुनिया भर के शब्द भी उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं दे सकते थे। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम मतलब ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी बातें थी उस पिक्चर के अंदर। मैं लैला बनूंगी। और मजनू? है कोई? जरूर आना, मारपीट करने नहीं, खेल देखने। कोई आपकी बुराई करे तो? अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाड़ीवान गाना गाते हैं क्या? चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी, कौन सी गाड़ी? टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते उनके पीछे बच्चे भागते हैं। गाड़ी में एक सुंदर सी स्त्री कौन बैठी हुई है उसको देखते देखते गांव के बच्चे कैसे उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और उस समय गीत कौन सा है कि लाली लाली डोलिया में लाली लाली ले दुल्हनिया उस हीराबाई को देखकर गीत गा रहे हैं। एक नौटंकी की बाई बाई ने कौन सा रोल प्ले किया है यहाँ पर? एक नौटंकी जो नौटंकी देखो बच्चों कहीं कहीं पर जो पहले के जमाने में नौटंकी नाटक हुआ था अभी भी जात्रा के नाम से बोलते हैं लोग। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्वों का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती है। जिंदगी जो हमारी असल जिंदगी होती है उससे काफी दूर होती है। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। जो दुखद स्थितियां है उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत किया जाता है जो दर्शकों के भावनात्मक शोषण कर सके। लेकिन बच्चों देखो अब पहले की जो फिल्म प्रदर्शित होते थे उससे आजकल का फिल्म बिल्कुल ही अलग हो गया। जैसे आपका थ्री इडियट पिक्चर की बात की जाए, थ्री इडियट है, बहुत सारे ऐसे जो कि मोटिवेशनल है, जो कि लोगों को एक मोटिवेशन देता है और एक कुछ ना कोई सीख देता है। यह खास बात है कि दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कहा है, कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा मीन्स धन की प्राप्ति करने की लिप्सा से कोसों दूर थे। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं जूझने का संकेत भी था और यह वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत जो अद्वितीय बन गया मतलब उनके जैसा दूसरा कोई भी गीत नहीं बना। कौन सा? सजनवा बैरी हो गए हमार चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे भाग न बाचे कोई। मतलब गाने की हर एक लाइन हर एक शब्द के अंदर भाव थे। उनके हर एक भाव छलक रहे थे। अभिनय की दृष्टि से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बातें करने वाला कलाकार मानते थे, जो कला को अच्छी तरीके से जज कर सकते थे, पहचान सकते थे, वो राज कपूर को क्या कहते थे? कला मर्मज्ञ कहते थे। वो आंखों से बात करने वाले कलाकार थे। तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हुए अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है उतना जागते रहो में भी नहीं है। जागते रहो भी उन्हीं की पिक्चर है। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया है, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय ही नहीं करता है। बहुत सारी पिक्चरें ऐसी होती है बच्चों जहाँ पे कोई अभिनय करता है और यहाँ पर बोल रहे अभिनय नहीं, उसकी उस रोल के अंदर वो समा चुके थे। मतलब हीरामन का किरदार जो था वो उनके ऊपर हावी हो चुका था। वो अभिनय नहीं कर रहे थे, वो जी रहे थे उस समय को वो जी रहे थे। इस तरीके से उन्होंने वहां पर मतलब जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया है, लेकिन जो वो केवल अभिनय था, समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पर वो केवल अभिनय था और ये एकाकार हो गया था। मतलब दोनों को कोई उनके अंदर कोई भी अलगाव ही नहीं था। राज कपूर ही हीरामन थे। सीधा कह सकते हैं कि राज कपूर ही हीरामन थे। खाली देहाती भुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता हो, ऐसा अभिनय किया था। केवल भुच्च गाड़ीवान थे और केवल दिल की जुबान समझते हो, दिमाग का नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय का क्या है भाई बच्चों? यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शो में मतलब पूरे एशिया में सबसे बड़े कलाकार, सबसे अच्छे कलाकार के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका
अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था। मतलब हर एक के जुबान पर, किंवदंती मतलब होता है हर एक के जुबान पर रहना, हर एक के मुख पे उनका ही नाम था। जैसे किसी जमाने में अमिताभ बच्चन का अभी भी अमिताभ बच्चन की जगह कोई नहीं ले सकता, इस तरीके का उनका अभिनय है। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। बच्चों, ये अब लाइन मुझे लगता है कि एग्जाम में आएगा तो आप 100% आप अच्छे से लिख कर आओगे कि राज कपूर के अंदर हीरामन का अभिनय नहीं, राज कपूर हीरामन का अभिनय नहीं करता था, अपितु अपितु अर्थात होता है बल्कि खुद हीरामन में अंदर वो ढल गया था। अब पक्का आप लोग अच्छे से लिख कर आओगे, अगर हाँ तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ, उसकी मनवा नटवा जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया था। मतलब यहाँ पर जब हीराबाई थोड़ी सी भी उपेक्षा करती है किसकी, हीरामन की, तो अपने अपने अस्तित्व पर क्या करता था वो, तनिक सा उपेक्षा से जूझता रहता था कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी रह गई है। इस अपने अंदर ही से ही वो कुछ ना कुछ सवाल करते रहते थे। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक, मूल कहानी जो है बच्चों, मैंने पार्ट 1 में ही बताया है कि तीसरी कसम का क्या है बच्चों। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक जो है फणीश्वर नाथ ने स्वयं तैयार की थी। कहानी की रेशा रेशा उसकी छोटी सी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर कर आई है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, इस पार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके उस डाउट को क्लियर करते हुए जरूर बनाने की कोशिश करूंगी। और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।